Hello students, today our topic is Society Law and Ethics and it is unit 4 of your syllabus, new syllabus. So let us start this unit. First of all, there is a term netiquette. So what is netiquette? Netiquette is basically etiquette on the internet. Netiquette means etiquette on the internet and it is a short for network etiquette, means the code of conduct regarding the acceptable online behavior. And netiquette is a combination of the words network and etiquette and is defined as a set of rules for acceptable online behavior. And we can say that netiquette is a set of unofficial rules for good behavior and politeness followed by users of online and digital technologies such as the internet, email and chat rooms. तो नेटिक्वेट वर्ड पहले तो यहाँ पर सिंपल वर्ड है, ये बेसिकली टू वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट है आपका नेटवर्क और सेकंड एटिक्वेट. तो नेटवर्क और एटिक्वेट के दोनों को मिला के एक वर्ड बना है नेटिक्वेट. तो है क्या नेटिक्वेट का क्या मतलब है? नेटिक्वेट का मतलब यहाँ पर ये नेटिक्वेट पहली बात तो एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो ऑनलाइन बिहेवियर के लिए एक्सेप्टेबल हैं, जो माने जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए. ठीक है, ये अनऑफिशियल रूल्स होते हैं और ये शो करते हैं कि आपका बिहेवियर कितना अच्छा है या आप कितने पोलाइट हैं. ठीक है, ऑनलाइन और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के मामले में जब आप बात करते हैं इंटरनेट की, ईमेल की या चैट रूम्स की, तो वहाँ पर नेटिक्वेट के थ्रू आपको जज किया जाता है. आगे देखते हैं. अभी आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा नेटिक्वेट. तो सिंपल वर्ड्स में सिंपल डेफिनेशन तो इसकी ये नेटिक्वेट इज़ द एटिक्वेट ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पर जो एटिक्वेट्स होते हैं उसको ही नेटिक्वेट बोला जाता है. तो रूल नंबर 1, इसके कुछ रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए. और जैसे मैंने बताया कि ये कोई ऑफिशियल रूल्स नहीं है, अनऑफिशियल रूल्स हैं. ठीक है, लेकिन जो फॉलो होनी चाहिए नेटिक्वेट के बारे मामले में वो आपको बताया जा रहा है. रूल नंबर 1, रिमेंबर द ह्यूमन. रिमेंबर दैट behind every screen is a human being with independent thoughts and feelings. It is easy to misunderstand or be rude to others when you are not interacting with them in person. Before clicking send or post, ask yourself, would you say it to the person's face? देखिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में हम जब किसी को चैट रूम में हम बात कर रहे हैं या किसी को मेल भेज रहे हैं तो वो पर्सन हमारे सामने नहीं है. ठीक है, और मे बी पॉसिबल हम उसको ना जानते हों और हम उससे कोई डील कर रहे हैं, सपोज या कुछ भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हमें उसमें उसकी फीलिंग्स के, उसके थॉट्स को भी थोड़ा सा ये देखना होगा कि वो किस तरह की फीलिंग्स रखता है, या उसके लिए भी हमें एक कहें रेस्पेक्ट रखना होगा हमको. ठीक है, तो दूसरे लोगों को गलत समझना या रूड हो जाना उनके लिए बहुत आसान होता है जब ख़ास तौर से आप किसी पर्सन से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन हमको ये किसी भी पर्सन से ऑनलाइन बिहेवियर हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे हम उससे सामने आमने सामने जिस तरीके से बात कर रहे हैं. मान लीजिए कोई पर्सन मेरे आमने सामने हम बातें कर रहे हैं तो मैं उससे एक जिस तरीके से एक मैं रेस्पेक्ट दे रहा हूँ वैसी ही रेस्पेक्ट तब भी होनी चाहिए जब हम ऑनलाइन चैट करते हैं या हम मेल भेजते हैं, उसी तरीके से बात होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमारा बिहेवियर टोटल चेंज हो जाए क्योंकि हम उस पर्सन को जानते नहीं, हम उससे टोटली फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं. सपोज अगर नहीं कर रहे हैं जैसे ये ईमेल के मैटर में, ठीक है, या हम फिजिकली एक दूसरे के आमने सामने नहीं है तो उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए रूड हो जाएं या हम उसको गलत तरीके से लें. ठीक है, तो हमें याद रखना होगा कि जो सामने वाला पर्सन है जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो भी एक पर्सन है. उसके भी अपने इमोशंस हैं, उसकी भी अपनी फीलिंग्स हैं और उसके भी थॉट्स हो सकते हैं जो हमसे डिफर हो सकते हैं. ठीक है, तो ये नेटिक्वेट का एक पार्ट है, एक रूल है. सेकंड है adhere to the same standard of behavior as in a real life. This rule is a reminder that the ethical standards and the laws that govern our society extend to the cyberspace as well. This includes harassment and bullying, copyright regulation and privacy. तो इसमें सेकंड रूल ये कहता है कि हमको वो सेम स्टैंडर्ड रखने चाहिए जो हमारी रियल लाइफ के अंदर होते हैं, वो चेंज नहीं होने चाहिए. ये जैसे रियल लाइफ के अंदर जो आपका हैरेसमेंट बुलिंग के रूल्स होते हैं या कॉपीराइट रेगुलेशन के रूल होते हैं या प्रीवेसी के रूल्स होते हैं, ठीक है, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं, लॉज माने जाते हैं, तो वो सेम हमको फॉलो करने पड़ते हैं डिजिटल वर्ल्ड में भी. अगर आप वो डिजिटल वर्ल्ड में यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट पर उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये एक हम कहेंगे कि आप नेटिक्वेट को फॉलो नहीं कर रहे हो. ठीक है, नेटवर्क प्लस एटिक्वेट को मिला के ही नेटिक्वेट वर्ड बना है.
इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रूल नंबर 3, नो वेयर यू आर इन साइबर स्पेस। Different environments require different behavior. The way we interact with our friends, for example, may not be acceptable in a school or in work situation. The principle extends to online environment as well. Comments that are acceptable on Facebook, for instance, may be considered inappropriate on a professional networking site such as LinkedIn. देखिए, आपको साइबर स्पेस में इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप साइबर स्पेस में कहाँ हैं। सभी जगह सेम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप अपनी क्लास में किसी अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका इंटरेक्शन का लेवल एक अलग होगा, बातें करने का तरीका अलग होगा। लेकिन आप एक टीचर से बात कर रहे हैं तो अलग होगा। मे बी प्रिंसिपल से बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है। इन्वायरमेंट में के अकॉर्डिंग बिहेवियर चेंज होता है। ये तो बात थी ऑफलाइन की, लेकिन ऑनलाइन में भी ऐसा ही होता है। अभी आप ऑनलाइन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? फेसबुक पर आप अपने फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हैं, या आप कोई और दूसरी साइट पर है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप हैं, तो अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपको अलग अलग तरीके का बिहेवियर करना पड़ता है। जैसे फेसबुक पर जो आपका बिहेवियर है वो ये माना हो सकता है कि वो सेम बिहेवियर आप लिंक्डइन पर दिखाएंगे जो एक प्रोफेशनल साइट है, तो वहाँ पर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये भी हमें याद रखना पड़ता है कि आप साइबर स्पेस में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो जहाँ आप साइबर स्पेस में स्टैंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव भी करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको डील करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग डील करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग कमेंट दिए जाते हैं। इसलिए लिखा भी हो कमेंट दैट आर एक्सेप्टेबल ऑन अ फेसबुक। ये हो सकता है कि कुछ कमेंट जो फेसबुक पर एक्सेप्टेबल हैं वो एक्सेप्टेबल ना हो या इनअप्रोप्रिएट माने जाएँ जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट होती है, जैसे लिंक्डइन। तो ये लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, तो वहाँ पर वो अप्रोप्रिएट नहीं माने जाएंगे। फेसबुक पर हो सकता है वो उसको पसंद किया जाए, ठीक है, एक्सेप्टेबल भी हो, लेकिन वो लिंक्डइन पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे क्योंकि वो प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। तो हमें ये भी पता रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि साइबर स्पेस में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके, दैट इज एन पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, respect other people's time and bandwidth. In this rule, bandwidth is synonymous with times. When you send an email or post on a discussion board, keep your comment brief and relevant to the environment or situation. देखिए, हम जब कभी भी हम साइबर वर्ल्ड में होते हैं, इंटरनेट पर होते हैं, तो हमें अपनी बात को अगर रखना भी है तो हमें हम डिस्कशन बोर्ड पर हैं तो हमें अपने कमेंट को ब्रीफ रखना होता है, छोटा रखना होता है और टू द पॉइंट रखना होता है, और इन्वायरमेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखना होता है। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरे को टाइम का भी ध्यान रखना है, ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके एक पैराग्राफ के किसी कमेंट को पढ़े। तो कमेंट टू द पॉइंट होने चाहिए और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और हमें ये भी ध्यान रखना है डिस्कशन बोर्ड क्या है उसके अकॉर्डिंग आपके कमेंट होने चाहिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर जो बैंडविड्थ का मतलब है वो टाइम से है, तो दूसरों को टाइम के बारे में भी सोचना है। तो अगर हम कमेंट कर रहे हैं कहीं जाके इंटरनेट पर, ठीक है, तो वहाँ पर हमको ये भी देखना है, या हम कोई अपना ईमेल कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो वेस्टेज ऑफ टाइम हो आपका, इनएप्रोप्रिएट हो आपका जो मेल है या जो भी आपने पोस्ट किया है कमेंट वो आपका। तो ये भी ध्यान रखना होता है आपको। तो ये पॉइंट नंबर 4 था, रेस्पेक्ट अदर्स पीपल टाइम एंड बैंडविड्थ। पॉइंट नंबर 5 of netiquette, make yourself look good online. There are many positive aspects about the internet, including the ability to remain anonymous, and this rule is reminder not to allow the aspect of the internet influence how you are communicate. Pay attention to your grammar, spelling, word choices, as well as the overall content and truthfulness of your writing, as this is what others are using to judge you. देखिए, अभी चूँकि आप फिज़िकली किसी के सामने नहीं हैं, हालांकि इंटरनेट पर भी आप वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में तो ऐसा नहीं होता। तो अभी यहाँ पर यह है कि अभी आपको अपने आप को बेहतर दिखाना है ऑनलाइन कम्युनिटी को, तो कैसे दिखाएंगे? तो वहाँ जो भी आप लिखते हैं उसमें आपकी ग्रामर क्या है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, आप जो वर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं वो वर्ड का सिलेक्शन कितना बेहतर है, आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट कैसा है, और उस कंटेंट में आपका ट्रुथ कितना है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ आपके फैक्ट्स ही फेक हैं, या जो आपने एविडेंसेस हैं या जिसका आपने कुछ फैक्ट्स का सपोर्ट लिया है वो स्टैंड ही ना करते हों, और आपने किस तरीके से लिखा है। ये सभी बातें आपको जज करती हैं ऑनलाइन कम्युनिटी में कि आप किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के पर्सन हैं। तो उसी के बिहाफ पर आपकी एक इमेज बनती है।
तो पॉइंट नंबर 5, मेक योर सेल्फ लुक गुड ऑनलाइन। पॉइंट नंबर 6, शेयर एक्सपर्ट नॉलेज। The internet is a great platform for sharing good information. However, it can also be used to spread misinformation and distortions. If you hold a lot of knowledge about a certain topic or subject, don't be afraid to share it online in a manner that is helpful and accurate. अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट के किसी के एक्सपर्ट हैं और आपके पास नॉलेज है, तो उसको हमको शेयर करना चाहिए इंटरनेट पर, ठीक है। और मेनली तो ये होता है इंटरनेट पर कि इंटरनेट, पहली बात तो ये कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप है आपका, ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसमें क्या है, आपका मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डिस्टॉर्शंस हो सकता है, गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो हम शेयर करते हैं, जिसका हमें कुछ पता नहीं और हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो उससे हमें बचना चाहिए, पहली बात तो। और अगर आपकी किसी टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर या किसी भी एक सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है, तो फिर हमको उसको एफरेड, तो हमें डरना नहीं चाहिए उसको शेयर करने से ऑनलाइन कम्युनिटी को, ठीक है। तो हमें ऑनलाइन जाके उसको हम शेयर कर सकते हैं, और जिसके थ्रू काफ़ी लोगों को उसका एडवांटेज हो सकता है, लेकिन वो एक्यूरेट होनी चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो आपके पास किसी सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर किसी टॉपिक की आपके पास नॉलेज है तो उसको शेयर करना चाहिए, और मिस इन्फॉर्मेशन से बचना चाहिए। ये था पॉइंट नंबर 6, नेटिकेट का पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, हेल्प कीप फ्लेम्स वॉर्स अंडर कंट्रोल। Flaming refers to the verbal disagreement that occurs between users in contexts such as message board. They are often a result of a strongly held opinion and emotions. As a rule number 4, do not monopolize online discussion with long or offensive commentary. देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी ओपिनियन को दूसरों पर एक तरीके से कहा जाए कि थोपने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आपको मेरी बात से ही एग्री करना है। ऐसा नहीं होता ऑनलाइन कम्युनिटी में। आप अपना ओपिनियन रखिए, सामने वाले का अपना एक ओपिनियन हो सकता है, उसके अपने इमोशंस हो सकते हैं, हो सकता है कि जो इमोशंस उस पर्सन के हैं वो आपके ना हो। तो ये आपको दूसरे के इमोशंस को, दूसरे के ओपिनियंस को आपको रेस्पेक्ट देनी होती है, और कोई मोनोपलाइज नहीं करना पड़ता किसी डिस्कशन को। नहीं, मेरी ही बात मानिए, मैं ही सही हूँ और मेरी ही फैक्ट सही है, ऐसा नहीं होता। और उसमें कोई ऑफेंसिव आपको कमेंट्री नहीं करनी होती, ठीक है। तो वहाँ पर अपनी बात को रखिए, कायदे के साथ रखिए। लोग आपके साथ डिसएग्री कर सकते हैं, अपनी बात को रखिए फैक्ट्स के साथ, और उसमें ये फीलिंग ना हो कि आप ही सही हैं। दूसरे की बात को रखिए, फैक्ट्स के साथ रखिए। अगर गलत है तो फैक्ट्स के साथ आप बताइए कि हाँ, ये चीज़ गलत है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं, जो आप कह रहे हैं सिर्फ वही सही है, बाकी और कुछ सही नहीं है। तो ये था पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, रेस्पेक्ट अदर पीपल प्राइवेसी। तो दूसरे लोगों की प्राइवेसी को भी आपको रेस्पेक्ट करना होता है, ये तो सभी हम जानते ही हैं। क्योंकि होता क्या था, इंटरनेट इज़ एन ओपन फोरम। ओपन फोरम इंटरनेट है, हम सब जानते हैं। रिमेंबर नॉट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर्स दैट कुड गेट देम और योर सेल्फ इन टू ट्रबल, बोथ पर्सनली एज प्रोफेशनली। तो हमें इंटरनेट पर, चूँकि एक ओपन फोरम है और हम दुनिया में कहीं किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें हमें कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी होती है, और ना अपने बारे में करनी होती है, ना किसी दूसरे के बारे में करनी होती है, जिससे कि दूसरे को परेशानी ना हो और ना खुद को परेशानी हो। अपने को भी अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करनी और किसी अदर पर्सन की भी शेयर नहीं करनी। तो ये भी बात ध्यान रखनी है आपकी, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट एक ओपन फोरम होता है, इसलिए लिखा हुआ था इंटरनेट इज़ एन ओपन फोरम एंड रिमेंबर नॉट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर्स दैट कुड गेट देम और योर सेल्फ इनटू ट्रबल, बोथ पर्सनली एज प्रोफेशनली। तो पर्सनली प्रोफेशनली अगर आप कहीं फंसना नहीं चाह रहे हैं, तो अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन, अपनी जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपको कुछ जो पर्सनल है, बहुत ज़्यादा पर्सनल है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए हमको। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट एब्यूज योर पावर। This rule is intended for those who carry more power on the internet as expert, designer, system administrator, or even hackers. Power should always be used responsibly and not to harm or take advantage of others who are less powerful or knowledgeable. देखिए, इसमें यह है कि हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, आप डिज़ाइनर हो, आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, और ये भी हो सकता है कि आप हैकर हो और आपके पास नॉलेज औरों से ज़्यादा हो। तो आपको, जब आपके पास नॉलेज होती है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर किसी फील्ड की, तो आप में फिर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए, और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये भी आपके अंदर होना चाहिए कि आप इसके थ्रू किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। और जो आपकी नॉलेज है उसका एडवांटेज दूसरे पर्सन भी लें और दूसरे किसी को वो नुकसान ना पहुंचाएं,
ठीक है, और उससे अदर जो पीपल हैं जो भी इंटरनेट पर आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं वो उस नॉलेज का एडवांटेज ले सकें। तो ऐसा नहीं है कि आप के पास पावर है, पावर किससे आएगी, पावर आएगी आपकी नॉलेज से। तो आपको उस केस में अगर आपके पास नॉलेज है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, पावर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और रेस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंस में होनी चाहिए कि इससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे और उसका एडवांटेज सभी ऐसे लोग लें जो लेस पावरफुल हो और लेस नॉलेजेबल हो। ये था पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 और रूल नंबर 10, बी फॉरगिविंग ऑफ अदर्स पीपल मिस्टेक्स, give others users to benefit of the doubt and consider that they may come from a different background or have less experience on the internet. Do not be rude when you encounter someone mistakes, always respond with courtesy and respect. देखिए इंटरनेट पर कुछ लोग पोस्ट करते हैं, हो सकता है उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो सकता है वो इंटरनेट पर नहीं हो, इंटरनेट साइबर वर्ल्ड में नहीं हो, तो उस केस में आपको दूसरे लोगों को माफ़ करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एविजिंग वर्ड्स यूज़ करने लगे उनके लिए, या आप उसको ये दिखाएं कि वो नॉलेजेबल नहीं है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए सामने वाले पर्सन को, क्योंकि ये पॉसिबल है कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से या बिलोंग कर सकते हैं या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा इंटरनेट का, तो ये भी हो सकता है। तो उनके साथ रूड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और उनके साथ थोड़ी सी कर्टेसी और रेस्पेक्ट आपको दिखाना होता है जब कभी भी इस तरह का आप मैटर फेस करते हैं। तो ये नेटिक्वेट की डेफिनेशन थी और कुछ रूल्स थे, याद रखिएगा। जैसे नेटिक्वेट के बारे में मैंने बताया, नेटिक्वेट कुछ नहीं बल्कि नेटिक्वेट इज़ द एटिक्वेट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे एटिक्वेट्स हैं और ये अनऑफिशियल रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए, दीज आर द अनऑफिशियल रूल्स, ठीक है। तो ये रूल्स याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज़ नेटिक्वेट एंड व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स ऑफ नेटिक्वेट। आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, ये सेकंड टॉपिक है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स का। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी refers to the creation of the mind, that means invention, literacy, artistic work, symbols, names, image, designs used in the commerce. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मतलब यहाँ पर ये है जो क्रिएशन ऑफ माइंड है उसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है। और जब हम क्रिएशन ऑफ माइंड की बात करते हैं तो बात करते हैं हम इन्वेंशंस की, लिटरेसी की, आर्टिस्टिक वर्क की, सिम्बल्स की, इमेजेस की, ठीक है। अब बेसिकली इसकी 2 कैटेगरीज हैं, जैसे लिखा भी हुआ 2 कैटेगरीज आर देयर। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी दैट मीन्स इन्वेंशंस को हम बेसिकली पेटेंट ही कराते हैं, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, दैट आर द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। और सेकंड होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट में बेसिकली लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क आता है, जबकि आपका इन्वेंशंस के लिए पेटेंट आता है, ठीक है। तो बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेंशन और ट्रेडमार्क होते हैं, और कॉपीराइट जो होता है आपका वो आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है जिसमें लिटरेसी भी इंक्लूड होती है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उसके पहले एक वर्ड और आता है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट क्या है? डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट्स रेफर टू द एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू और क्रिएटेड बाय यू दैट एग्जिस्ट इन द डिजिटल फॉर्म ईदर ऑनलाइन और एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी इंक्लूड ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, शॉपिंग अकाउंट, वीडियो शेयरिंग अकाउंट, वीडियो गेमिंग अकाउंट, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट, website and blog that you may manage, and any software or code you may have written and on it. तो डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट से मतलब वो सभी इंफॉर्मेशन से हैं जो आपने क्रिएट की हैं और या डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं ऑनलाइन या किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंदर। तो जैसे आपका कोई ईमेल अकाउंट है तो वो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, आपका फेसबुक अकाउंट है तो वो डिजिटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपका कोई शॉपिंग अकाउंट है तो वो डिजिटल प्रॉपर्टी है, वीडियो शेयरिंग अकाउंट है वो भी डिजिटल प्रॉपर्टी है, वीडियो गेमिंग अकाउंट, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट, वेबसाइट एंड ब्लॉग्स जो आप लिखते हैं वो आपकी ये सब डिजिटल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिवेसी। प्रिवेसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिविंग ऑनलाइन इन द ई कॉमर्स स्पेशली इट इज़ रिलेटेड टू ए कंपनीज पॉलिसीज ऑन द यूज़ ऑफ यूजर्स डेटा। प्रिवेसी का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन। जो हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑनलाइन, जैसे आपने शॉपिंग की है तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं कि वो यूज़र के डेटा को सही सेंस में यूज़ करें, सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि वो उसका मिसयूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कैम। स्कैम इज़ अ टर्म
used to describe any fraudulent business or scheme that takes money or other goods from an unsuspecting person. A person who does a scam is referred to as a scammer. तो जो पर्सन स्कैम करता है उसको स्कैमर बोलते हैं. और स्कैम जो वर्ड है बेसिकली एक फ्रॉडलेंट बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है या एक ऐसी स्कीम होती है जो दूसरे लोगों से मनी लेती है आपकी, ठीक है, पैसे लेती है, और मनी या गुड्स दोनों में से कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम एन अनसस्पेक्टिंग पर्सन, जिस पर किसी को शक ना हो, उसको स्कैम बोला जाता है. और ऐसे पर्सन को जो स्कैम करता है उसे क्या बोला जाता है? स्कैमर बोला जाता है. नेक्स्ट आता है फिशिंग. तो फिशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल्स और वेबसाइट क्लेमिंग टू बी द लेजिटिमेट. And this information can be include username, passwords, credit card numbers, social security numbers, etc. Oftentimes the email directs you to the website where you can update your personal information. Because these sites often look official, they hope you are will tricked into disclosing valuable information that you may normally would not reveal, and this oftentimes result in identity theft and financial losses. देखिए फिशिंग क्या है, फिशिंग को पहले समझते हैं. फिशिंग एक प्रोसेस है और ये आपका प्रोसेस है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ईमेल या वेबसाइट के थ्रू कलेक्ट कर ली जाती है. अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि ये एक, पहली बात तो ये एक फ्रॉड होता है, ठीक है. सेकंड थिंग ये कि जो ईमेल और वेबसाइट के थ्रू ये आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं ये फेक होती हैं और ये अपने आप को लेजिटिमेट दिखाती हैं, ये दिखाती हैं ये सही हैं कम्प्लीटली. आपको एक मेल आएगा, मान लीजिए किसी एक कंपनी से मेल आया और आपको पता है कि आपकी सपोज़ आपकी लॉटरी लगी है 1 करोड़ रुपीज़ की, और आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना अकाउंट नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और आपने वो इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, अपनी सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर कर दी. वो जो मेल आया आपको लेजिटिमेट लगेगा, आपको लगेगा ये सही है बिल्कुल, लेकिन वो लेजिटिमेट नहीं होगा, वो एक फ़ेक होगा, ठीक है. या ये हो सकता है कि वो आपका एक वेबसाइट के थ्रू आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहें, वो वेबसाइट भी आपको लेजिटिमेट लगेगी लेकिन वो वेबसाइट भी आपकी फ़ेक होगी और अपनी सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. तो उससे क्या होता है, जब मैं कहता हूँ सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो उसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार नंबर, जो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है वो आपका, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी. तो इसका मतलब ये है कि अब आपने सामने वाले को एक्सेस दे दिया कि वो उसका मिसयूज़ कर सकता है किसी भी तरीके से. यूज़ या मिसयूज़ कुछ भी कर सकता है, मिसयूज़ ही करेगा, यूज़ तो क्यों करेगा कोई. तो इसको फिशिंग बोलते हैं, ठीक है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ईमेल या वेबसाइट के थ्रू ये फिशिंग का प्रोसेस होता है ये अपने आप को लेजिटिमेट दिखाते हैं कानूनी रूप से पूरी तरीके से सही है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, सही है, ठीक है. हो सकता है ओरिजिनल वेबसाइट की तरह कोई और एक और वेबसाइट को डिज़ाइन कर दिया जाए और वहाँ से आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाए, या ईमेल आएगा तो आपको लगेगा नहीं ये ईमेल बिल्कुल ठीक है, सही वेबसाइट से आया है, और लेकिन वो फेक होगा वो आपका, और वहाँ आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे. ज़्यादातर ये होता है कि जो ईमेल आता है वो आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाता है जहाँ आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और वो वेबसाइट फेक होती है, ये ध्यान रखिएगा. ये जो ईमेल होते हैं, जो साइट्स होती हैं, ये ऑफिशियल लगती हैं, ये सही हैं, ठीक है. और आप जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप समझिए कि आप वहाँ जो इन्होंने एक तरीके से, हम ये कहें कि आपको एक तरीके से ट्रिक्ट करते हैं, फंसाते हैं उसके अंदर, कि आप अपनी जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज़ कर दें, बता दें, जो आप नॉर्मली नहीं करते किसी के साथ. मैं नॉर्मली किसी के साथ अपना अकाउंट नंबर शेयर नहीं करूँगा, आधार कार्ड नंबर शेयर नहीं करूँगा, ऑब्वियसली शेयर नहीं करते हैं. तो वो इन्फॉर्मेशन जो वैल्यूएबल है उसको ट्रिक्ट करके ये कुछ ऐसी वेबसाइट जो ऑफिशियल है ऐसा दिखाई देती हैं पर होती नहीं है, ठीक है. तो वहाँ आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपने आप से खुद से डिस्क्लोज़ कर देते हैं, वो आपसे मांगते हैं और आप दे देते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो उसको फिशिंग बोला जाता है. और जब ये हो जाता है तो इससे क्या होता है, इससे होता है आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल लॉसेस. 2 तरीके के नुकसान होते हैं, आपकी पहचान चुरा ली जाएगी या आपको फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो सकता है. जैसे पहचान का मतलब ये है, सपोज मैंने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी को दे दी, अब किसी पर्सन के पास मेरा फ़ोटो भी है, मेरा आधार कार्ड नंबर भी है, मेरा पैन कार्ड नंबर भी है, मेरा अकाउंट नंबर भी है, तो हो सकता है कि वो सोशल मीडिया साइट्स पर मेरे नाम से एक फ़ेक अकाउंट बना ले, ठीक है. मेरी सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके पास है और उसका वो मिसयूज़ करे. ये भी हो सकता है कि वो बैंक अकाउंट से किसी भी तरीके से मुझे नुकसान पहुंचाए, मेरे अकाउंट से मनी विड्रॉ कर ले. तो ये आपका फिशिंग के थ्रू पॉसिबल होता है. तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ. तो फिशिंग क्या है? फिशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल और वेबसाइट क्लेमिंग टू बी द लेजिटिमेट.
तो ईमेल और वेबसाइट के थ्रू आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गेन करना और ये दिखाना कि वो लेजिटिमेट है, आपका फिशिंग कहलाता है। और जब हम ऐसी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जो हम शेयर करते हैं, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन है? वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर मीन्स आधार नंबर। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं जो हम नॉर्मली किसी के साथ नहीं करते। और जब ये ऐसा होता है तो जो ईमेल हमें जो डायरेक्ट करता है किसी वेबसाइट पर ले जाता है और जहाँ हम अपनी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में जो वेबसाइट है वो आपकी लेजिटिमेट है, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिशियल है। और वहाँ हम अपनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो हम किसी के साथ नॉर्मली डिस्क्लोज नहीं करते वो हम दे देते हैं। और उसके थ्रू क्या होता है फिर? आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल लॉसेस, ये दो हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं इसमें। तो आई थिंक अब फिशिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सबको। ये सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को लिखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है स्पूफिंग। द वर्ड स्पूफ मीन्स टू hoax, trick or deceive. Therefore, in the IT world, spoofing refers tricking or deceiving computer systems or other computer users, and this is typically done by hiding one's identity or faking the identity of another user on the internet. सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, एन अटैकर अल्टर्स हिज आइडेंटिटी सो दैट समवन थिंक्स ही इज समवन एल्स, दैट इज कॉल्ड द स्पूफिंग। एंड ये कैसे होता है? बाय यूजिंग ईमेल आईडी, यूज़र आईडी और आईपी एड्रेस, अटैकर्स एक्सप्लॉइट ट्रस्ट रिलेशन बिटवीन यूज़र एंड द नेटवर्क मशीन टू गेन एक्सेस टू द मशीन। तो इसमें आपकी जो अटैकर होता है वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देता है और सामने वाले पर्सन को ये फील कराता है कि वो कोई और है, वो अटैकर नहीं, वो कोई और है जिसे वो जानते हैं। हो सकता है मे बी पॉसिबल कि उसे वो जानते हैं। और ये कैसे कैसे होता है? ये आपका 3 डिफरेंट मेथड से होता है, ईमेल के थ्रू, यूज़र आईडी के थ्रू और आईपी एड्रेस के थ्रू। इसमें होता क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि नेटवर्क एक्सप्लॉइट ट्रस्ट रिलेशन बिटवीन द यूज़र एंड द नेटवर्क मशीन। इसमें जो अटैकर होता है वो एक्सप्लॉइट करता है एक रिलेशन जो उसका यूज़र का होता है अपने नेटवर्क के सिस्टम के साथ, क्योंकि जब वो नेटवर्क के थ्रू जाता है तो ये मानता है कि जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है वो वही पर्सन जिससे वो करना चाह रहा है। लेकिन अटैकर इसका एडवांटेज लेते हैं और अटैकर इस केस में क्या काम करते हैं कि वो आपका अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेते हैं और सामने वाले पर्सन को ये फील कराते हैं कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो वही पर्सन है, हालांकि वो कोई और होता है। तो इसको स्पूफिंग बोला जाता है। स्पूफिंग बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, आईपी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग एंड वेब स्पूफिंग। ठीक है, तो ये स्पूफिंग के बारे में था, जैसे लिखा भी हुआ है, पहले मैंने बताया भी था। द वर्ड स्पूफ मीन्स टू हॉक्स, ट्रिक और डिसीव। देयरफॉर द आईटी वर्ड स्पूफिंग refers to the tricking or deceiving computer systems or other computer users, and this is typically done by the hiding one's identity or faking the identity of another user on the internet. तो अपनी या तो पहचान छुपा लेना है, अपनी जो फेक आइडेंटिटी इसको आगे रख के किसी से इंटरेक्ट करना, स्पूफिंग का पार्ट है आपका। आगे देखते हैं टाइप ऑफ स्पूफिंग। अब टाइप ऑफ स्पूफिंग की बात करते हैं कि स्पूफिंग कितने टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट है आपका आईपी स्पूफिंग। अटैकर्स यूज आईपी एड्रेस ऑफ अनदर कंप्यूटर टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन और गेन एक्सेस। तो इसमें जो अटैकर होगा वो किसी और कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यूज़ करता है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि आईपी एड्रेस जो होगा वो आपका यूनिक होता है। किसी और कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यूज़ करके वो डील करता है किसी पर्सन से, किसी अदर पर्सन से। सेकंड आता है ईमेल स्पूफिंग। अटैकर सेंड्स ईमेल बट मेक्स इट अपीयर टू कम्स फ्रॉम समवन एल्स। अटैकर मेल तो भेजता है लेकिन मेल इस तरीके से आता है कि सामने वाले को ये मेल लगता है कि वो अटैकर के थ्रू नहीं आया, वो कहीं और से आया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेब स्पूफिंग। अटैकर स्टिक्स वेब ब्राउजर इनटू कम्युनिकेटिंग विद अ डिफरेंट वेब सर्वर देन द यूजर इंटेंडेड। तो आप जाते तो किसी और साइट पर किसी वेब सर्वर के थ्रू डील कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में अटैकर आपको वहाँ पर एक तरीके से हम कहें कि मिसगाइड करता है और आपको कहीं और के थ्रू ही, आपको कहीं और से ही आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। उस केस में उसको वेब स्पूफिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से वो अटैकर ट्रिक्स करता है कि जो वेब ब्राउज़र है आपका वो कम्युनिकेट करता है किसी और दूसरे वेब सर्वर से जहाँ यूज़र नहीं चाहता कि वो वहाँ से कनेक्ट हो। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स की स्पूफिंग होती है आपकी। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये डिटेल डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो में। ये याद रखिए, चैप्टर ये आपका लास्ट यूनिट है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसमें ये पहली बार कुछ टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें से 2 टॉपिक आज हमने मेनली पढ़े। पहला टॉपिक था आपका अनएडिक्वेट और सेकंड टॉपिक था
आपका फिशिंग। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।